हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सभी बहुत 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 अच्छे हो। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर को बहुत ही फास्ट तरीके से कवर करेंगे। तो मैं हूं आप लोगों का डोपामिन भैया। तो चलिए इस वन शॉट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होता है, यानी कि इनसे जो है हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है हमारी बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। दूसरी बात, ये हमारी सेल्स के बीच में एक इंटरसेलुलर रिसेप्टर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, यानी कि उनके कम्युनिकेशन में ये जो है हेल्प करता है। अब ये जनरली सीक्रेटेड होते हैं ग्लैंड्स की हेल्प से। ग्लैंड्स मतलब स्पेसिफिकली अगर बोलो तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हिसाब से। अब ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हार्मोन्स, मिल्क, स्वेट, ऑयल और सलाइवा जैसे सब्सटेंस को जो है रिलीज करता है। ग्लैंड्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आप इधर पॉज करके देख सकते हो क्योंकि ये हमने बचपन में पढ़ा है, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जनरली इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम जिस ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमस, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। ठीक है, अब स्पेशल बात ये है, इस हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम जो है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। अब यही सेल्स जो है, इनका जो सेल बॉडी या न्यूक्लियाई पार्ट होता है वो जो है हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, अब ये जिन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, उस हार्मोन्स को इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के हिसाब से, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इनकी हेल्प से ये इन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर कर देता है। अब ये हाइपोथैलेमस है, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है 2 पार्ट्स होते हैं। इसका जो सामने वाला पार्ट होता है इसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो इसका पीछे वाला पार्ट है। ये जो है हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो है अपना कोई हार्मोन नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमस के ही हार्मोन को स्टोर करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो जो है हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसे हम हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक रिलीजिंग टाइप और एक इनहिबिटिंग टाइप। ठीक है, यहाँ पे आप हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स का नाम आप देख सकते हो, चाहो तो आप पॉज करके देख सकते हो, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसे पॉज करके देख सकते हो एक बार के लिए। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, एक हार्मोन होता है आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये आपको याद रखना है। एक होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जिसे हम सोमैटोकाइनिन भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। इस चीज़ को भी याद रखना है। और याद क्या रखना है, जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है इसका दूसरा नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने बता दिया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसका कोई अपना हार्मोन नहीं होता, वो हाइपोथैलेमस के ही 2 हार्मोन्स को जो है स्टोर करता है। कौन कौन से हार्मोन, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक है वैसोप्रेसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है ये हाइपोथैलेमस के 2 ऐसे हार्मोन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें पढ़ लेना है। अब वैसोप्रेसिन को जो है हम एडीएच भी बोलते हैं, यानी कि फुल फॉर्म बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता क्या है, अब ये जो वैसोप्रेसिन है ये डीसीटी यानी कि डिस्टर कन्वर्टेड टेबल में वर्क करता है, जिससे जो है H2 यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन उधर हो जाता है। अब ये एंटी डायूरेटिक वर्ड का मीनिंग क्या है, डायूरेटिक का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर वाया यूरिन, यानी कि यूरिन की मदद से वाटर का लॉस हो जाना। एंटी का मतलब ऑपोजिट, यानी कि ये वाटर के लॉस को रोकता है। ये जो हार्मोन है ये वाटर के लॉस को रोकता है, यानी कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जो बेबी का जब डिलीवरी होता है या पाचुरेशन होता है उस टाइम में ये हमारे मदर के मायोमेट्रियम का जो लेयर होता है यूट्रस का, उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जो कि बेबी की डिलीवरी में हेल्प कर देता है। ठीक है, अगर ये रिलीज ना हो ना तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन उधर हो जाता है। तो नेक्स्ट इसे हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैमेरी ग्लैंड्स में वर्क करके उधर मिल्क के इजेक्शन में, यानी कि मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण हम इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की बात कर देते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब ये इस एक कैविटी के अंदर क्लोज रहता है, जिसे हम सेला टर्सिका बोलते हैं, जो कि स्फेनोइड बोन के अंदर होता है। ठीक है, ये हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा है। इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन भी एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, अब पिट्यूटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरा फोकस करके देख लो। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, यानी कि पिट्यूटरी का जो सामने वाला पार्ट होता है उसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, यानी कि पिट्यूटरी का जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि जो पिट्यूटरी का सामने वाला पार्ट है, इसका 2 लोब्स होता है, एक होता है पार्स डिस्टालिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और इस पोस्टर पिट्यूटरी का एक ही लोब होता है। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं पार्स नर्वोसा। ओके, अब इसका कोई अपना हार्मोन नहीं होता, जिसके बारे में मैंने पहले भी दिया है। ठीक है, लेकिन इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो पार्ट्स इंटरमीडिया होता है ना, जो ये वाला लोब है, इसका सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करने का काम है, वो है MSH, जिसे हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं।
ठीक है। अब सारी पिट्यूटरी के हार्मोन्स और उनके फंक्शंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? हमारे ओवरऑल बॉडी पार्ट से इसका टारगेट ऑर्गन है। ठीक है। फंक्शन क्या है? ये बोन्स के इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के एनाबॉलिज्म में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट के कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यानी कि प्रोटीन को तैयार करने में हेल्प करता है और फैट और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। एमएसएच या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं तो इनका टारगेट है मेलानोसाइट्स। ठीक है, जो कि रिलीज करता है मेलानिन, जो ही कि हमारी स्किन को जो है काला या गोरा बनाता है, यानी कि एक पिगमेंट जो है ये देता है। फिर प्रोलैक्टिन की बात करें तो इनका मेन टारगेट होता है मैमरी ग्लैंड। ठीक है। इसका दो फंक्शन होता है, एक होता है ये मैमोट्रोपिक और एक होता है लैक्टोजेनिक। ठीक है। मैमोट्रोपिक किसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे मैमरी ग्लैंड जो होता है, जो कि फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड को जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। और लैक्टोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिल्क के सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों में हेल्प कर देता है। मेनली सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है। अब टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं तो इसका टारगेट ऑर्गन इसके नाम में ही छुपा है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। ये क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड के थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 और T4, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने जाने हैं, ठीक है, उसके सिक्रीशन को हेल्प करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हार्मोन की बात कर देते हैं, एसीटीएच यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका टारगेट साइट क्या है? एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है। ये क्या करता है? हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीशन को ये हेल्प करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं तो इसका ये जो है दोनों चीज़ों के ऊपर काम कर सकता है। अगर ये टेस्टिस के ऊपर काम करे तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और अगर ओवरी में काम करता है तो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही जो है ये जो है गोनाडोट्रोपिन के एक एग्जाम्पल है। ठीक है। गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है, उसका ही एग्जाम्पल है ये दोनों। लास्ट हार्मोन जिसे हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये जो है दोनों चीज़ में काम करता है। एक काम करता है टेस्टिस में और एक ओवरी में। टेस्टिस में अगर काम करे तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन की जो है प्रिपरेशन में या सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ओवरी में अगर काम करे तो ये जो है जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, और कॉर्पस लूटियम नाम का एक चीज़ होता है जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब इसके जो है डिसऑर्डर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, तो अगर हाइपोसिक्रेशन मतलब अगर सिक्रेशन कम हुआ, ठीक है, तो ड्वार्फिज्म होता है, जिससे जो है जो हाइट हो जाता है वो शॉर्ट पड़ जाता है। ठीक है। हाइपर सिक्रेशन मतलब अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा सिक्रेट हो गया तो क्या क्या होता है? एक होता है जाइगेंटिज्म, ठीक है, जो कि हमारे प्यूबर्टी में होता है। ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन अगर प्यूबर्टी के बाद यानी कि 30s और 40s में जाके अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसे एक्रोमेगली बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? बॉडी पार्ट जो होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेटली जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो मुंह का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट जो है इसका ओरिजिन जो है स्पेशल, ये एंडोडर्मल है। अभी तक हमने सारे एक्टोडर्मल पढ़े, ये जो है एंडोडर्मल है। इसका स्ट्रक्चर जो है एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे ट्रैकिया के वेंट्रल साइड यानी कि ट्रैकिया के ठीक सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये जो है एक ये दो लोब्स होते हैं थायराइड के, जो कि हमारे ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो कनेक्शन है इन दोनों लोब्स के बीच में, इसे हम इस्थमस बोलते हैं, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अब इसे हम ऐसे बीच से अगर काट ले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ दो टाइप के सेल्स आप देख सकते हो, एक ये पैराफॉलिकुलर सेल और एक जो है थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है। अब ये पैराफॉलिकल सेल है और ये थायराइड फॉलिकल्स है। ये थायराइड फॉलिकल्स जो है ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, जो कि T3 और T4 यानी कि जो थायराइड हार्मोन मेनली जो होते हैं उनके सिक्रेशन में हेल्प करता है। और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये जो है कैल्सिटोनिन, एक दूसरा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, उससे सिक्रेशन में हेल्प करता है। अब ये जो थायराइड है, थायराइड हार्मोन यानी कि T3 और T4, इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये हमारे बॉडी के BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? यानी कि हमारा बॉडी जब रेस्टिंग फेस में है ना, यानी कि जब आप कुछ हैवी काम नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम में नॉर्मल हमारे बॉडी को सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए जो जितना एनर्जी चाहिए उसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोल देते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन इसका, ये प्रोटीन के एनाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये थर्मोजेनिक होता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को जो है बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ये जो है हमारे फ्रॉग्स जो होते हैं उसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, यानी कि टैडपोल से फ्रॉग बनने में जो है ये हेल्प कर देता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है हमारे बॉडी में करता है। एरिथ्रोपोइसिस यानी RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और फीमेल्स में अगर थायराइड कम रहा ना तो हमारे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है बहुत सारे इरेगुलरिटीज आ सकते हैं। ठीक है। तो थायराइड हार्मोन फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हार्मोन था थायराइड का, उसे हम कैल्सिटोनिन बोलते हैं, या इसे TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल देते हैं। अब ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वहाँ से ये सिक्रीट होता है। इसे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, यानी कि ये जो है हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को जो है रिड्यूस करता है। ठीक है। कैसे? ये ब्लड से जो है कैल्शियम्स को लेके बोन्स में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है। इसके कारण ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो घट जाता है। अब
थायराइड के जो डिसऑर्डर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर थायराइड का कम सिक्रेशन हुआ तो क्या होगा और ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा। अगर कम सिक्रेशन हुआ तो उसमें हमें 2 डिजीज़ पढ़ना है, एक सिंपल गॉइटर जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, नया डिजीज़ ये है क्रिटिनिज्म। फिर अगर थायराइड ज़्यादा सिक्रेट हो गया तो होता है ग्रेव डिजीज़ या एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर। ठीक है, अब एक डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिंपल गॉइटर, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था बचपन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना वो एनलार्ज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले जो थायराइड होता है ना T3 एंड T4 ये जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड के, तो इन्हें बनाने के लिए जो है आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो किसी के डाइट में अगर आयोडीन कम है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो T3 T4 जो है थायराइड ग्लैंड नहीं बना पाएगा। लेकिन हमारे बॉडी में तो थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। देखा आपने कितने सारे फंक्शंस करता है। तो क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस उससे जो है ना पिट्यूटरी को जो है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से जो है उसे सिग्नल करता है। फिर जो पिट्यूटरी होता है वो थायराइड ग्लैंड को जो है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से सिग्नल करता है। अब ये तो थायराइड ग्लैंड को सिग्नल किए जा रहा है कि बॉडी को थायराइड जरूरी है, उससे लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बना नहीं पा रहा है क्योंकि आयोडीन जो है ऑलरेडी डाइट में नहीं है। तो इसकी वजह से बार बार जो है सिग्नल करने की वजह से जो है थायराइड ग्लैंड जो है एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्रिटिनिज्म के बारे में। अब ये जो है हाइपोसिक्रेशन यानी कि थायराइड हार्मोन्स की कम सिक्रेशन की वजह से होता है। किस टाइम में वो इंपॉर्टेंट है, ये प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम में अगर उनके बॉडी में अगर ये हार्मोन कम हो जाता है, थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, तो उससे जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ता है, मदर को नहीं। क्या क्या होता है बच्चे में, हम मेंटल रिटार्डेशन दे सकते हैं, यानी कि वो जो है मेंटली जो है वो पीछे रहेगा, जो सोशली जो है पीछे रहेगा, और उसमें IQ लो होगा, बॉडी टेम्परेचर लो होगा, हार्ट रेट लो होगा, एबनॉर्मल स्किन उसका हो सकता है, डेफ म्यूटिज्म हो सकता है, उसमें लैक ऑफ अलर्टनेस रहेगा और उसका ग्रोथ जो होगा वो स्टन रहेगा, यानी कि अच्छे से वो ग्रो नहीं करेगा, उसका हाइट जो है कम रहेगा। ठीक है, अब एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर के बारे में बोलते हैं, जिससे हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। अब इसमें जनरली क्या होता है, जो आइज हो जाता है ना वो बल्ज्ड आउट हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ आना चालू हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले जो थायराइड है ना वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए थायराइड हार्मोन्स, तो वो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो आदमी बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, वो पतलू बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो आंखें होंगे ना वो निकल आएंगे। ठीक है, आपने ऐसे आदमी बहुत सारे देखे होंगे हमारे समाज में। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि ये जो है थर्मोजेनिक होता है, ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं। फिर हमारे बॉडी का वेट लॉस जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये क्यों होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बॉडी के कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि हमारे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो एक्टिविटी होता है वो मिमिक करना चालू कर देते हैं। ठीक है, जो कि थायराइड हार्मोन को बार बार जो है सिग्नल करेंगे कि T3 T4 छोड़ो, T3 T4 छोड़ो, लेकिन जो है इससे बंद करने का, यानी कि एक नेगेटिव फीडबैक देने का जो काम है, ये हमारे जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास है वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक एंटीबॉडी है जो कि इसका काम मिमिक कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको कैसे नेगेटिव फीडबैक देगा, ये लगातार उसे स्टिमुलेट करता रहेगा और थायराइड ग्लैंड जो है ये बार बार रिलीज करता ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड हमारा है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का भी ओरिजिन जो है एंडोडर्मल होता है। हमारे बॉडी में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि थायराइड के ठीक ऊपर होता है, इसी वजह से जो है हम इसे पैरा बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये थायराइड के ठीक पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है, इसके हार्मोन को हम पैराथॉर्मोन बोल देते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन था, इसे हम हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? 2 तरीके से बढ़ाता है। एक हमारे बोन से कैल्शियम को लेकर ब्लड में डाल देता है। नेक्स्ट जो है हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स जो कि किडनीज में प्रेजेंट होता है, वहां से या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन दोनों में से जो है कैल्शियम को जो है रीअब्सॉर्ब कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात करते हैं थाइमस के बारे में। थाइमस जो होता है इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। लोकेशन ये एओर्टा के सामने प्रेजेंट होता है और स्टर्नम यानी कि हमारे जो सीने में जो बोन होता है ना, जो फ्लैट होता है बिल्कुल, उसके बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है। इसके हार्मोन को हम थाइमोसिन बोलते हैं। अब ये जो थाइमस जो है ये एज के साथ साथ जो है सिकुड़ना चालू हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। इसलिए जब जो है आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो उसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मैक्सिमम साइज जो होता है वो हमारे प्यूबर्टी में होता है। ठीक है, ये जनरली करता क्या है, ये जो थाइमोसिन ये जो हार्मोन है ये करता क्या है, ये टी सेल्स के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, जिससे जो है हमारे बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैंने अभी बोल दिया कि ये एज के साथ साथ श्रिंक हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड हम पीनियल ग्लैंड की बात कर लेते हैं। इसका भी ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। जनरली याद रखो कि जो ऑलमोस्ट जितने भी ब्रेन्स में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना वो जनरली एक्टोडर्मल में ही होते हैं। ये एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये जो है डायंसेफॉल के यानी कि फोर ब्रेन के ठीक पीछे प्रेजेंट होता है। इसके हार्मोन को हम मेलाटोनिन बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये हमारे बॉडी के डायरनल रिदम यानी कि ये हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से जो है काम करता है। कभी कभार आप देखते हो अलार्म बजता नहीं है लेकिन हम उससे पहले ही ठीक उठ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है हमेशा ये मेलाटोनिन सेक्रेट करता रहता है। ये हम पीनियल
ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के स्लीप साइकिल को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये क्लॉक की तरह काम करता है, जब भी हमें जितना नींद ज़रूरत है या हमें सुबह जितने बजे भी उठना है तो ये हमें उतने टाइम उठा देता है, ठीक है। अब पैनक्रियास की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैनक्रियास अच्छे से सुन लो, इसका ओरिजिन है जो है वो एंडोडर्मल होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसकी वजह से इसका दो जो है पार्ट है, एक इसका एंडोक्राइन पार्ट और एक है एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा कम है, एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये इसकी सेल्स को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं, जो कि 1.2 मिलियंस अराउंड प्रेजेंट होते हैं हमारे पैनक्रियाज में, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल्स और एक होता है बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होता है ये ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करते हैं, बीटा सेल जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब धीरे धीरे इन दोनों हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लूकागॉन जो है ये हमारे पैनक्रियास के अल्फा सेल्स के द्वारा जो है सेक्रेट होता है। ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। इसका टारगेट साइट होता है हेपाटोसाइट यानी कि लिवर सेल्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है ये हम देख लेते हैं। फंक्शन बहुत सारे हैं, अच्छे से देखो, ठीक है। ये जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, यानी कि ग्लाइकोजन जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी, उसको जो है ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर जो है ये हमारे प्रोटियोलाइसिस करता है और लिपोलाइसिस करता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ता है और जो लिपिड्स होता है उसको भी तोड़ता है, और जो सेलुलर अपटेक है ग्लूकोज का उसे कम करता है या इनहिबिट करता है, ठीक है। ये था हमारे ग्लूकागॉन के बारे में। अब है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में तो हम हमेशा सुनते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ हो तो इंसुलिन के बारे में तो सबको पता होगा। ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, यानी कि ये जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को घटाता है, इस वजह से हम जो है इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये जो है पैनक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। इसका टारगेट ऑर्गन होता है हेपाटोसाइट्स, लिवर के सेल्स और एडिपोसाइट्स, यानी कि जो फैट सेल्स होते हैं। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी ग्लूकोज को जो है स्टोर कर देता है, ठीक है। यूज नहीं करने देता, स्टोर कर देता है। और एक्सेस ग्लूकोज को जो है फैट सेल्स में कन्वर्ट करके, यानी कि एडिपोसाइट्स में कन्वर्ट करके ये हेपाटोसाइट्स में स्टोर कर देता है, यानी कि लिवर सेल में स्टोर कर देता है, ठीक है। देन जो है ये हमारी जो सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज है इसको ये प्रमोट करता है, यानी ग्लूकोज को जो है हमारे सेल्स को यूज करने में जो है ज़्यादा मजबूर कर देता है, ठीक है। एक डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जिससे हम इसमें जो है हमें ग्लाइकोयूरिया और कीटोयूरिया देखने को मिलता है, यानी कि जो यूरिन है उससे हम जो है ग्लूकोज या जो कीटोन्स है वो पास करते देख लेते हैं, ठीक है। ये एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ठीक है, जो कि जनरली हमें एडल्ट्स में दिखना पड़ता है, जो कि हमारे नॉर्मल जो है प्यूबर्टी वाले एज में या टीनेजर्स में जो दिखता है उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि एडल्ट्स में दिखता है। इसमें प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो जो है बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है ये हम देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना इंसुलिन के लिए, ये आप जो है बार बार जो है शुगर आइटम्स खा रहे हो, ठीक है, और बार बार जो है उधर सिग्नल हो रहा है, तो रिसेप्टर जो है बार बार इंसुलिन को जो है रिसेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो रिसेप्टर होता है ना ये खराब हो जाता है, ठीक है, और प्रोलॉन्ग जो है ये जो है हार्मोन्स को सेंस नहीं कर पाता है, इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाता है, उस वजह से जो है ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये ठीक ठाक काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम जो है एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो है वन पेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि किडनी के ऊपर होता है। रेनल मतलब किडनी होता है, एड मतलब उसके ऊपर, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेडुला वाला, एड्रेनल मेडुला, और एक होता है कॉर्टेक्स। मेडुला जो है अंदर प्रेजेंट होता है, एकदम उसके अंदर बीच में, ठीक है, जो कि सिर्फ 25% पार्ट है। इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टोडर्मल होता है, और इसके हार्मोन्स को हम कैटाकोलामाइंस बोलते हैं। कैटाकोलामाइंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। दो हार्मोन होते हैं इसके, एक होता है एपिनेफ्रिन जिसे हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं, एक होता है और दूसरा होता है नॉन एपिनेफ्रिन जिसे हम नॉन एड्रेनालिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो इसके 3 लेयर्स होते हैं। ये पूरा एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इसके बाहर का पूरा रीजन एड्रेनल कॉर्टेक्स है। इसके 3 लेयर्स है, एक जोना ग्लोमेरुलस, एक जोना फेसिकुलेट और एक होता है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब ये एड्रेनल ग्लैंड जो है इसका भी ओरिजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेसोडर्मल होता है और इसके हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स बोल देते हैं। अब सबसे पहले हम मेडुलरी हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है 3F रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फियर, फ्लाइट और फाइट के टाइम ये जो है, यानी कि बॉडी जब भी कुछ मुश्किल परिस्थिति में होता है ना, तभी जो है ये रिलीज होंगे ही होंगे, ठीक है। ये जो क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। पायरोडेक्शन यानी कि गूज बम हमारे बॉडी में जब भी आता है ना, इस हार्मोन्स की वजह से ही आता है, यानी कि एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन की वजह से आता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेनोलाइसिस में करता है, यानी कि ग्लाइकोजन होता है उसे ब्रेक करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी कि नया ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है।
यानी कि जितना भी ग्लूकागॉन का जितना भी फंक्शन था ना वो इधर चिपका दो, हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको बढ़ाता है, प्रोटियोलाइसिस में हेल्प करता है और लिपोलाइसिस में हेल्प करता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है ये हमारे जोना ग्लोमेरुसा से सिक्रीट होता है। ठीक है, इसका जो मेनली हार्मोन होता है उसे हम एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारा जो रासलीला जो हमने देखा था ना, रास यानी कि एलिमिनेशन चैप्टर में एलिमिनेशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये जो चैप्टर था उधर हमने जो रासलीला पढ़ा था। ठीक है, उधर ये क्या करता है हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स में के प्लस और फॉस्फेट के एलिमिनेशन में हेल्प करता है और सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं तो जोना फेसिकुलरेट जो है इसे जो है रिलीज करता है, वहाँ से ये रिलीज होता है। ठीक है, इसका मेजर हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल का बहुत सारा फंक्शन है, एक ये जो है एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जो एक्टिविटी होता है ना इसको ये सप्रेस कर देता है, इसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। ठीक है, और एक बात ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी कि जो नया ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। ये सेलुलर अपटेक ऑफ एमिनो एसिड उसको जो है इनहिबिट करता है। ठीक है, और बहुत सारे जो है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन और जो है किडनी के फंक्शन में ये हेल्प कर देता है। ठीक है, ये रेगुलेटेड होता है एसीटीएच यानी कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के साथ जो है ये जो है रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट हम सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात करते हैं तो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये रिलीज होते हैं जोना रेटिकुलरिस से। ठीक है, इसका हार्मोन 2 होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और एक डीएचई है जिसे हम डाइहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये जनरली हमारे बॉडी में जो है हेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो ये मेंटेन रखता है। अब हम बात कर देते हैं टेस्टिस यानी जो गोनाड्स होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होता है। क्यों? सबसे पहले इधर डक्स प्रेजेंट होता है जो कि हमारे स्पर्म की डिलीवरी में हेल्प कर देता है ना, क्योंकि ये टेस्टिस में जो है स्पर्म बनता है और बाद में ये जब पीनस से निकलता है तब वो वहाँ पे जो वास डिफरेंस होता है वो ट्यूब होता है, तो उसकी वजह से इधर जो है जो डक्ट है वो प्रेजेंट है, उस वजह से इसे हम जो है एक्सोक्राइन बोल देंगे। अब एंडोक्राइन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक हार्मोन को सिक्रीट करता है एंड्रोजन मेनली, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोल देते हैं। ठीक है, अब इस टेस्टोस्टेरोन का जो है बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज कहाँ से होता है। तो ये हमारे टेस्टिस में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को जो है रिलीज करते हैं। अब सबसे पहले ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है इसका जो है फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, हमारे जो मेल होते हैं उसके बॉडी में मस्कुलेशन में हेल्प करता है। जो पिच होता है उसको लो रखता है, यानी कि जैसे गर्ल्स की अगर आवाज़ को सुनोगे ना तो वो आँख में चुभता है, वो कान में चुभता है। ठीक है, लेकिन बॉयज़ के जो आवाज़ होता है ना वो कान में चुभता नहीं है। ठीक है, तो पिच जो है वो बॉयज़ का लो होता है। ठीक है, अब जो बियर्ड और मोस्टैच का जो अपीयरेंस है वो भी यही कंट्रोल करता है। दूसरा, जैसे कि जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प कर देता है। एरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प कर देता है। मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर जिसे हम लिबिडो बोलते हैं उसको ये जो है कंट्रोल में रखता है। फिर मेल में जो एग्रेसिवनेस है और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एनाबॉलिज्म है इसमें भी हेल्प कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी का जो ओरिजिन होता है ये मेसोडर्मल होता है। ये एक पैर में हमारा जो फीमेल्स है उनके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक मिक्स गन है क्योंकि इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट है जो कि ओवा को कैरी करता है। ठीक है, और एंडोक्राइन इसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो है 2 हार्मोन्स को जो है ये सिक्रीट करता है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जो फॉलिकुलर सेल्स होता है ना वो बाद में जाके ग्राफियन फॉलिकल जो है बनते हैं, फिर वो ब्रेक करके, ठीक है, फिर वो बाद में जाके जो है डेवलप होके कॉर्पस लूटियम बनाते हैं। ठीक है, जो कि 2 जो है हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। जनरली ये सिक्रीट करता है सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन, फिर कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम एस्ट्रोजन के फंक्शंस को बोल देते हैं। ये जो है जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है फीमेल्स में जब वो प्यूबर्टी में होता है। ठीक है, फिर जो है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। उनके जो oogenesis होता है यानी कि एग का जो फॉर्मेशन होता है या जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी ये मेंटेन रखता है। नेक्स्ट, ये जो है एंडोमेट्रियम लेयर जो कि प्रेगनेंसी के टाइम बनता है उसके भी फॉर्मेशन में ये हेल्प कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये मेनली जो है प्रेगनेंसी के टाइम में सिक्रीट होता है। ये किस किस में हेल्प करता है? ये जो है प्रेगनेंसी के टाइम जो एंडोमेट्रियम का लेयर जो यूटेरस में बनता है उसको मेंटेन रखने में जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें एल्वियोलाई के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये एल्वियोलाई जो है लंग्स वाला एल्वियोलाई नहीं है, ये जो एल्वियोलाई है ये मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क के फॉर्मेशन और स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ अदर जो है एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता। हार्ट जो है जो कि हमें सबको पता है कि वो पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, वो भी हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम जो है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, जो कि वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है। क्या करता है ये
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ना हमारी बॉडी का, जो कि इसके बारे में हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा है, उसको ये कम करता है बाय जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करके और जो है ब्लड के वॉल्यूम को कम करके ये इतना कुछ परफॉर्म कर लेता है। जो किडनी की सेल्स है वो भी एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, जो कि एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम जो है जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो ट्रैक है वो भी हार्मोन सीक्रेट करता है। सबसे पहला हार्मोन जिसे हम गैस्ट्रिन बोलते हैं, ये जो है स्टोमक के द्वारा रिलीज होता है, टारगेट ऑर्गन भी इसका स्टोमक ही होता है, जो कि जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसके सिक्रेशन और उसके मोटिलिटी में हेल्प कर देता है। नेक्स्ट हार्मोन जिसे हम एंटेरोगैस्ट्रोन बोलते हैं या जीआईपी बोलते हैं, ये जो है किस ऑर्गन से सिक्रेट होता है, जो डुओडेनम, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। टारगेट क्या होता है, स्टमक होता है, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन और उसके मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रेटिन के बारे में। ये जो है कहाँ से रिलीज होता है, ये डुओडेनम यानी कि फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज होता है। इसका टारगेट ऑर्गन जो है 3 टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, एक पैंक्रियास, एक लिवर और एक स्टमक। ठीक है, अब ये पैंक्रियास में क्या करता है, जो पैंक्रियाटिक जूसेस होता है उसमें जो है बाइकार्बोनेट की रिलीज को जो है ये करता है, और क्या करता है लिवर में जो है बाइल जूस के सिक्रेशन को जो है बूस्ट करता है, और स्टमक में क्या करता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी है उसको ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट होता है CCK-P2, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, टारगेट ऑर्गन इसका 2 होता है, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में क्या करता है, बाइल जूस का जो सिक्रेशन है जो कि गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर रहता है वहाँ से ये रिलीज करने में हेल्प करता है, और क्या करता है पैंक्रियास में जो पैंक्रियाटिक जूसेस है उसके सिक्रेशन में जो है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब आगे क्योंकि हमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ना है, उसके लिए जो है ताकि हम इजीली इसको समझ सके और याद रख सके, उसके लिए हमें जो है नेचर ऑफ हार्मोन्स पढ़ लेना है, ताकि जो है हम इजीली समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है इधर। ठीक है, अब इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। अब नेचर ऑफ हार्मोन्स जनरली 4 टाइप्स के हमें इधर पढ़ने हैं। एक प्रोटेनिशियस या पेप्टाइड जिसको हम बोल रहे हैं, जितने भी हार्मोन्स है, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, फिर पैराथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थाइमोसिन, ये सब जो है पेप्टाइड है। फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो कि अमाइनो एसिड से आते हैं। ठीक है, जैसे एड्रेनल मेडुला जो है उसके और मेलाटोनिन, ये 2 आपको याद रखना है। फिर आयोडीनेटेड याद रखना काफी इजी है, जो कि T3 T4 जो कि थायराइड ग्लैंड से जो है सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट स्टेरॉइड हार्मोन, यानी जो कि हमारे बॉडी में जनरली जो है फीमेल या मेल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, जो कि सेक्स हार्मोन जिसे हम बोल देते हैं, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। जितने भी एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ये जो प्रोटीनेशियस और ये अमाइनो एसिड वाले हार्मोन है ना, ये जनरली जो है लिपिड जो है इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, यानी कि लिपिड से पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि हार्मोन का जो एक्शन होता है वो परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले सेल्स में उसका रिसेप्टर की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड और एक होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड में जो है ये प्रोटीनेशियस यानी पेप्टाइड और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो है ये दोनों हार्मोन्स जो है ये इससे पास होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि ये जो है लिपिड इनसॉल्युबल है, यानी कि ये जो है लिपिड के लेयर से जो है पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस वजह से ये रिसेप्टर जो है ये ठीक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब ये हार्मोन इसके साथ जो है लग जाता है ना, इधर आप देख सकते हो, जब ये हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ लग जाता है तब जो है एक प्राइमरी रिसेप्टर जो है उसके साथ लग जाता है, फिर सेकेंडरी रिसेप्टर मैसेंजर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल है साइक्लिक AMP जिसे हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। फिर कैल्शियम आयंस के द्वारा या तो एनआइसोटोल ट्राइफॉस्फेट के द्वारा ये जो है सेकेंडरी मैसेंजर जो है बाद में कुछ रिएक्शन परफॉर्म करता है, जिससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है हो पाता है। इधर अगर हम ग्लूकागॉन को लें तो ग्लूकागॉन जब इस प्राइमरी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तब जो है सेकेंडरी रिसेप्टर बनेगा। फिर ये सेकेंडरी रिसेप्टर जो है बहुत सारे कैसेट ऑफ रिएक्शन यानी कि बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, जिससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा, ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, वही इधर होगा। फिर एक रिसेप्टर होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब यहाँ पे जो आयोडीनेटेड और स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो जो है हमारे लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वहां से ये पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से अगर पास हो जाते हैं तो रिसेप्टर को हम सेल के अंदर ही रखते हैं, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है ये प्रेजेंट होता है ये रिसेप्टर। जब ये हार्मोन आके इधर बाइंड करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, तब इधर तैयार होगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये जाकर जो है DNA होता है, उसके जो एक स्मॉल जीन पार्ट होता है, ठीक है, उसके साथ जाके बाइंड कर देता है, जिससे ये RNA का फॉर्मेशन होता है। और RNA से DNA से RNA के बनने के बाद ये RNA जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये प्रोटीन ही जो है ये फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स करता है। जैसे कि अगर हम इधर एस्ट्रोजन को ले, अगर एस्ट्रोजन क्या करता है, वो जो है एंडोमेट्रियम के लेयर को बनाने में हेल्प करता है। ये प्रोटीन क्या करेगा, ये एज अ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ये एंडोमेट्रियम के लेयर को बनाना चालू कर देगा। तो ये था आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर। होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ याद आ गया होगा, एक अच्छा शॉर्ट रिविजन हो गया होगा। ठीक है, तो ये था फुल चैप्टर। होप आप सभी को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा पिछले वीडियोस की तरह। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।